हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एडवांटेज, यूटिलिटी और लिमिटेशन और टूल्स एंड टेक्निक के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें, क्या क्या क्यों हेल्पफुल होती है, क्या क्या हेल्प करती है, वो इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिसीजन लेने में हेल्प करती है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जिस भी टाइप का डिसीजन लेना होता है बिजनेस मैनेजमेंट को, उस टाइप की वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग। बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, इसलिए वो प्लानिंग में भी हेल्पफुल होती है। इट फोरकास्ट द फ्यूचर operation of the business on the basis of which plans are prepared over different department of the organization. Next है helpful in organizing। जब complete information provided होगी हर किसी डिपार्टमेंट की, हर इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट्स की, तो क्या होगा, उनके जो भी इंडिविजुअल जिस भी टाइप का वर्क कर रहे होंगे या डिपार्टमेंट जैसा भी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, उनकी जो ड्यूटी और अथॉरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी के अकॉर्डिंग उनको दी जाएगी। तो वही कहा है, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, अथॉरिटीज एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल। यही तो मैंने बताया ना, इंडिविजुअल के बारे में पता होगा उन्हें और डिपार्टमेंटल के बारे में पता होगा, तो वो फिक्स कर पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेरी इजिली। इट इज हेल्पफुल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग help in coordinating the activities of different person and different department by establishing a management information system. Through this system, right kind of information reaches the right person at the proper time so that he can take proper action. जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट को चाहिए होती है वो राइट टाइम पे पहुंच जाती है राइट पर्सन तक। इसके साथ ही वो जो राइट डिसीजन है, राइट एक्शन है, प्रॉपर एक्शन वो ले सकता है उस काम के रिगार्डिंग। All the managers are continuously kept informed about their current performance and deviation are from established goal. Coordinating the activity, जब वो इंफॉर्मेशन हर टाइप की इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो मैनेजर से भी टाइम टू टाइम मिल रहा है, करंट परफॉर्मेंस का भी पता चल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सेटअप होता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द इंडिविजुअल और बिटवीन द लोअर मैनेजमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फैसिलिटेट इन कंट्रोलिंग। वो कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है। देखो, जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है परफॉर्मेंस के भी, तो जो गोल सेट किए गए हैं, गोल ऑलरेडी प्री प्लान्ड जो गोल है, उनको एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई है उसके साथ क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। अगर कंपेयर अनइक्वल है, मतलब कम, दोनों जो हमने गोल सेट किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों मीट नहीं कर पा रही, एक्चुअल परफॉर्मेंस गोल प्रिपेयर्ड को, तो क्या होगा, करेक्टिव एक्शन लिए जा सकता है। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर क्या है, कॉस्ट हमने पहले ही बजटरी कंट्रोल हमने किया था। मान लीजिए हमने बजट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल में कुछ काम किया था और वो मीटअप नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को। तो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग भी होता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, द टारगेट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट फिक्स्ड एंड कम्युनिकेटिंग टू them well in advance. Their achievement are also measured, communicated to them along with their weak points. Weak points के साथ उनको communicate किया जाता है। This helps in increasing the efficiency. वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर उन्होंने जिस पे काम किया है, काफी अच्छा काम किया है, तो उसके लिए अचीवमेंट्स दे दी उनको। और अगर उनका कोई वीक पॉइंट है तो वो बता दिया, तो उस पर वो काम करेंगे जिससे वो चीज अच्छी हो जाएगी। तो इससे क्या है, जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एक्टिविटी एंड ईच डिपार्टमेंट। जब इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ले रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उससे
परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। परफॉर्मेंस का पता चलेगा तो वो मीजर कर सकता है ना, एनालाइज कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी को, कि हर डिपार्टमेंट की हर एक्टिविटी के साथ क्या प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है। अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, और जो दे रहा है उसके अंदर और इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो इट मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेफ गार्ड अगेंस्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कीप्स ए क्लोज वॉच ऑन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बाहर चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कंपटीशन में चेंज आ रहा है, प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ रहा है, इसकी एक रिपोर्ट रेडी करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और वो रिपोर्ट पीरियोडिकली या क्वार्टरली जैसे भी मैनेजमेंट को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर वो एनालाइज भी करता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट खुद, कि इन फैक्टर्स का क्या असर हो रहा है, ताकि जो करेक्टिव एक्शन है इन टाइम वो लिए जा सके। तो सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट से या चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है बेटर सर्विसेज टू कस्टमर। द टेक्निक ऑफ कोस्ट कंट्रोल यूज्ड इन मैंने कोस्ट कंट्रोल होंगी तो क्या होगा, कोस्ट रिडक्शन हो जाएगी। रॉ मटेरियल पे जो कोस्ट पड़ रही है, या फिर जो एक एक यूनिट बनाने में जितनी कोस्ट आ रही है, अगर वो कोस्ट कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। कोस्ट कम होएगी, अगर बिजनेस के लिए कोस्ट कम पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्राइस भी कम पड़ेगा, प्राइस भी उस चीज का कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा और बेटर क्वालिटी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा प्राइस कम के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, सर्विसेज जो है कस्टमर्स को वो बेटर मिल पाएगी एट रीजनेबल प्राइस पे। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब हम पढ़ेंगे कुछ लिमिटेशंस कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, वो इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास से लेता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेता है या कॉस्ट अकाउंटिंग से लेता है, इनसे भी लेता है, और अदर सोर्सेज भी होते हैं उसके पास। तो जो इनकी लिमिटेशन है, इन दोनों अकाउंट्स की लिमिटेशन है, वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी लागू हो जाती है, ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी लिमिटेशन बन जाती है वो। तो यही बोला है, दीज डाटा आर बेस्ड ऑन सर्टेन अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड कन्वेंशन पे बेस्ड होते हैं ये। Hence, all the limitation of financial accounting and cost accounting enter in management accounting. The effectiveness of management accounting depends on the accuracy and reliability of the data provided by these system. Next है lack of knowledge of related subject. अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्स द नॉलेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, मेनली हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंट पढ़ा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले को, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको रिलेटेड सब्जेक्ट की फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी और ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो अगर थोड़ी सी भी लैक ऑफ नॉलेज हुई उसको रिलेटिव सब्जेक्ट्स की, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी उसके लिए, बिजनेस के लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग द डिसीजन टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज टू ऑल दिस सब्जेक्ट। ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है जिसको कंप्लीटली क्या होती है, नॉलेज होती है। और विदाउट कंप्लीट नॉलेज अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इस्टेब्लिश कर दिया तो वो सिर्फ कॉस्टली कहलाएगा, वो जो है एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इस्टेब्लिश करने से बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट है इफेक्टेड बाय पर्सनल व्यूज। तो यहाँ पर्सनल व्यूज आ जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है वो बाइज्ड हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको जो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, तो एनालाइज और इंटरप्रेट जब करता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। और एनालिसिस जो है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एक टॉपिक पे अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, बाइस्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। डिफरेंट पर्सन कैन ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम द सेम इंफॉर्मेशन, देयर इज स्कोप ऑफ बाइस इन मैनेजमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल डेटा अपने आप आ जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी करता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल डेटा इंक्लूड होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर डिसीजन, एंड बाय द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड द सिचुएशन आर ऑल चेंज्ड। ये तो जो हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर लेते हैं और हम बना रहे हैं फ्यूचर का प्लान। तो फ्यूचर प्लान्स में कई बार क्या होते हैं, वो डेटा काम ही नहीं करते हैं, तो वो प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है। तो टाइम एलिमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कॉस्टली सिस्टम। The installation of management accounting system requires a large organization and a wide network of rules and regulation. Hence requires a very heavy investment. Smaller organization के लिए करना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो ये बहुत ही कॉस्टली है, ये इसका क्या है, लिमिटेशन है कि ये कॉस्टली है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी स्टेज। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अभी अपनी इवोल्यूशनरी स्टेज पर ही है, इस पे अभी काम होना बहुत, इसको डेवलप होना अभी बाकी है। इट्स टेक्निक सफर फ्रॉम डाइवर्सिटी इन ओपिनियन एंड गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ चेंज। जब हम मैनेजमेंट न्यू अकाउंटिंग को इस्टेब्लिश करेंगे बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर, तो उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन में चेंज आएंगे। और वो रूल्स और रेगुलेशन जो है, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट पहले से काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके में भी चेंज आएगा। अब वो उस रेजिस्ट को अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, एक एक तरह से हो सकता है कि वो उस चीज का विरोध कर दे। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है इसकी। नॉट एन अल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट। ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है मैनेजमेंट का, इट प्रोवाइड्स ओनली द इंफॉर्मेशन। ये मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये इसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये एक अकाउंटिंग है, बट मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, डिसीजन नहीं लेता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The installation of management accounting does not improve the efficiency of business automatically. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अपने आप से उसको इंस्टॉल करते ही ऐसा नहीं होगा कि उसमें एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। ये जरूरी ये है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से यूज करती है। अगर वो अच्छे तरीके से यूज करेगी दी हुई इंफॉर्मेशन को, तो उसका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है। लेकिन अगर वो राइट डिसीजन लेगा ही नहीं इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो मे बी उसके प्लान सक्सेसफुल ना हो। नेक्स्ट है वाइड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही वाइड स्कोप है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रेस्क्राइब बाउंड्री फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी एक बाउंड्री को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इट्स स्कोप हैज बिकम सो वाइड दैट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड बिकॉज टू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके टास्क बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हैं। Difficult to develop management accounting department with the people who have full knowledge about the financial accounting, cost accounting, tax accounting and various other discipline. Difficult क्यों है इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि इसके लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको फुल नॉलेज हो इन सभी सब्जेक्ट की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और वेरियस अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें। तो इन सभी की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग with the help of advanced and sophisticated decision tools is capable of assisting the management relevant data to take decision. There is tendency among business executive to prefer shortcut approach or to take decision. By consequently, the entire effort of the management accounts goes waste. Understood? तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, हमने एडवांटेज कर ली, कुछ लिमिटेशंस कर ली। अब हम पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है जो फॉलो की जानी चाहिए, फॉलो की जाती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट ए सेपरेट मेथड इन इटसेल्फ। कोई सेपरेट मेथड नहीं है अपने आप में। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। नंबर ऑफ टूल्स और टेक्निक्स आर यूज्ड इन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द
मैनेजमेंट। नो वन टेक्निक कैन सेटिस्फाई ऑल मैनेजरियल नीड्स। कोई एक टेक्निक जो है वो सारी मैनेजरियल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं और जैसे भी जरूरत होती है उन टेक्निक्स का यूज कर लिया जाता है। सबसे पहली टेक्निक है फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। सबसे पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का हमें पता होना चाहिए फर्म का। फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने के लिए ले डाउन द फाइनेंशियल प्रोसीजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल पॉलिसीज एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल पॉलिसीज पहले तो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाएंगे और पॉलिसी बनाने के लिए प्रोक्यूरमेंट कितना चाहिए और एलोकेशन कितना करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का ये पता होना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद कहता है द पॉलिसीज में बी रिगार्डेड कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सभी के रिगार्डिंग क्या हो सकती है, पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी हो सकती है। क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि लॉन्ग टर्म हमारा फाइनेंशियल नीड है या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग ही तो की जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट टेक्निक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ए मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स एंड डू नॉट रिवील द अर्निंग कैपेसिटी, liquidity and financial soundness of the enterprise. Hence, they are analyzed to present them in simple and understandable form. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाता है, अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो समझ में आ सके। इसके लिए कुछ टूल्स अप्लाई किए जाते हैं और ये वो सारे टूल्स हैं जो हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, इन सभी को डिटेल में। पहली है कंपैरेटिव, दूसरी है कॉमन साइज, तीसरी है ट्रेंड एनालिसिस एंड काउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स पास्ट डाटा। हिस्टोरिकल अपने आप में ही नाम में बता रहा है कि ये प्रोवाइड करता है पास्ट डाटा को रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट। अब हम अगर फ्यूचर के लिए बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो पास्ट का डेटा भी तो देखेंगे ना, ताकि कंपैरिजन कर सकें। मे बी मेड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, सच कंपैरिजन हेल्प इन मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। जब हम अभी का एक्चुअल के डाटा को पास्ट डाटा से कंपेयर करेंगे तभी तो हम कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल कॉस्ट ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा है। अगर इस साल ज़्यादा है तो हम कॉस्ट पे कंट्रोल करेंगे। तो ये कंपैरिजन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है। बजटरी कंट्रोल, तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग बिजनेस कम्युनिकेशन इन डिजायर्ड direction. It uses budget as a device for planning and control. बजट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। हर चीज का अपने एक बजट तैयार किया जाता है और बजट इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि कॉस्ट पे कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पर हम प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे और अगर प्लान परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा जा रही है, मान लीजिए कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, तो उसके लिए क्या लेंगे, कुछ कंट्रोल के लिए देखेंगे डेविएशंस आ रहे हैं तो कंट्रोल के इसलिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि वो कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट्स आर डिटरमाइंड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रिवेलेंट condition. The actual cost are then compared with the standard cost and the variance deducted are analyzed in order to know the reason, pinpoint the responsibility and to take remedial action so that adverse things are not happen again, or it is an important technique for the cost control. तो वही इसमें बताया है कि cost are determine की जाती हैं on the basis of systematic analysis. Systematic analysis के द्वारा cost को कंट्रोल डिटरमाइन कर लिया जाएगा, उसके बाद एक्चुअल को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, और अगर कुछ वेरिएशंस दिखाई देते हैं तो कुछ रेमेडियल एक्शन लिए जाएंगे उसके लिए। यही हेल्प करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग।
According to ICMA, marginal costing is the ascertainment of marginal cost and of the effect of the profit of change in volume or type of output by differentiating between. Marginal cost में दो cost include होती है. First is variable cost and second one is fixed cost. वेरिएबल कोस्ट सिर्फ तभी अकर होती है जब हम एक और एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, और जो फिक्स्ड कोस्ट है वो फिक्स्ड कोस्ट उसको इसीलिए कहा जब प्रोडक्शन करें या ना करें, फिक्स्ड कोस्ट जो है वो तो हमारी अकर होगी ही होगी. तो इट हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्शन यूनिट एंड हेल्प. मार्जिनल कोस्ट का मतलब वही है कि हर एक और यूनिट करने से कितना कोस्ट आ रहा है, एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आप इसमें मार्जिनल कोस्टिंग का मीनिंग लिख सकते हैं, उसके बाद वेरिएबल और फिक्स्ड कोस्ट को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग. तो whenever there are various alternative of doing a particular work, किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. It becomes essential to select the best out of all alternative. ये हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम होती है कि जब बहुत सारे चॉइसेस होते हैं हमारे पास, तो उसमें से एक को सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट करना तो पड़ता है. इट इज़ वेरी एसेंशियल. इट रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज मार्जिनल कोस्टिंग. तो इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में. नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग. दिस टेक्निक इज कंसर्न्ड विद द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. ये हमें है ना एकदम करंट वैल्यू प्रोवाइड करती है, रादर देन कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ले, ये हमें एक करंट वैल्यू प्रोवाइड करती है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग. दिस इज डन टू एंश्योर दैट द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज इज मेंटेन इन रियल टर्म एंड नॉट एन इन मॉनेटरी टर्म, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज is measured according to the revalued values. Revaluation accounting brings into account the impact of change in the price level of preparation of financial statement. Understood? Next है internal auditing. Internal audit is a continuous critical review of financial and operating activity by staff of auditors, functioning as full-time salaried employees. जो ऑडिट वाला स्टाफ होता है वो रिव्यू करता है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को. देखो यूके के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट एज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन एज अ